हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है अगर इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया टाइम से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, आप हाइपरटेंसिव थी। तो कई बार ऐसा होता है, या तो आपकी हो सकता है कि डायग्नोसिस पहले से ही बनी हुई थी, आपको पता था कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है पहले से, या फिर ऐसा होता है कई बार की डायग्नोसिस नहीं बनी हुई होती है। तो उस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी के पहले 20 वीक्स में ही अगर डायग्नोसिस बन जाती है, यानी कि पहले 20 वीक्स में ही पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो इसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि पहले से ही आपका बीपी कुछ बढ़ा रहा करता होगा। दूसरी चीज ये होती है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि पहले से तो ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते यानी कि 20th वीक के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इसलिए कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड ही होता है, उनका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं। अब चाहे क्रॉनिक हाइपरटेंशन आपको रहा हो या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन रहा हो, दोनों ही कंडीशंस जो होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि अगर इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया आपके ब्लड प्रेशर को, तो ये आगे चल के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बेबी में भी और मदर में भी। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसका लिंक आप बाद में एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमें बात करनी है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी डॉक्टर्स आपको आपका ब्लड प्रेशर बताते हैं तो दो नंबर्स बताए जाते हैं। जो पहला नंबर होता है वो जनरली बड़ा होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो कम होता है। तो पहला नंबर जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जब आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए, उस टाइम पे जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उसका नंबर कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से कम है, यानी कि 120 से कम है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है, तो इसको नॉर्मल माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम मानी नहीं जाती है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर इस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर आता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ माना जाता है। तो इसकी रेंज ये होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 129 तक होता है, यानी कि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से 129 तक है और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम ही है, तब इसको कहा जाता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अगली कैटेगरी जो होती है वो होती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। इसमें क्या होता है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 130 से लेके 139 तक होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 से लेके 89 तक होता है। तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन की। इसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 या उससे ज्यादा होता है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज्यादा होता है, तो इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस टाइप की ये कुछ रेंजेस होती हैं आपके ब्लड प्रेशर की, जो आपके डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर आपके चेकअप्स डॉक्टर से कराना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप रेगुलर चेकअप्स कराती हैं तो कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें पहले से ही पता कर लिया जाता है कि ये कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, और आपको टाइम से उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दिया जा सकता है, ताकि फिर आपके बेबी को और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। होपफुली आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस और आपके लिए बनाती रहूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।